हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का थिंक टैंक यूपीएससी पे। अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेक्चर 7 लेकर आ चुके हैं, जिसमें हम कवर करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट कमिटीज। देखिए, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इन दोनों चैप्टर से दो तीन स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन है जो पूछता है और रेगुलरली पूछता है ओवर द इयर्स। हम एक काम करेंगे, हमने इस बच्चों की तरफ से सजेशन भी आया है और हमने खुद भी सोचा है कि इस सीरीज को कंप्लीट करने के बाद ना जितने भी पॉलिटी के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए पीवाईक्यूज, वो आपको एक बार पूरा प्रैक्टिस कराते हैं। ठीक है, तो उसका भी इंतजाम करते जाएगा, नो डाउट। ठीक हो गई बात, चलो शुरू करते हैं। वीडियो बिना किसी टाइम वेस्ट करें, क्या फॉर्मेट रहेगा? सेम फॉर्मेट रहेगा। शुरुआत के 10-15 मिनट हम समझेंगे सारे कॉन्सेप्ट, फिर फटाफट क्वेश्चन सारे सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, पहली बार वीडियो देख रहे हो तो आपको बता दूं कि ये 7th लेक्चर है। 6 लेक्चर्स अप टू प्रेसिडेंट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो वहां से जाके पढ़ो, पूरी सीरीज फॉलो करो, बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और जल्द ही परसों परसों नहीं, 1 तारीख से क्या स्टार्ट होने वाली है? रिवाइज इकोनॉमी थ्रू एमसीक्यूज इन द सेम फॉर्मेट। सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही शानदार कंटेंट आने वाला है, आगे शानदार लेक्चर्स आने वाले हैं, बहुत कुछ प्लान है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वाइस प्रेसिडेंट रह गया था ना, वो भी आज ही कवर करके जाएंगे। ठीक है, इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट करेंगे। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ, बात समझते हैं क्या होता है। आर्टिकल पहले तो याद कर लो, पूछ लेगा सीधे। आर्टिकल 75 में दिया है बेटा, है ना, कि इंडिया शैल हैव अ प्राइम मिनिस्टर दैट विल बी अपॉइंटेड बाय whom? दैट विल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, दैट विल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब मान लो स्टेटमेंट में उसने ये लिख कर दे दिया कि द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट प्रेस्क्राइब्ड एनी ग्राउंड्स या एनी प्रोसीजर या एनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर। तो क्या यह स्टेटमेंट सही रहेगा कि गलत रहेगा? यह स्टेटमेंट गलत रहेगा। ठीक है, यह स्टेटमेंट गलत रहेगा। क्यों? क्योंकि सही में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी नहीं दिया है इन रिलेशन टू द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट। तो अब कहोगे सर फिर तो प्रेसिडेंट के हाथ में है। पहले जब प्रेसिडेंट पढ़ाया था तो बताया था कि इक्का दुक्का चीजों में ही प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशन है, वो भी सिचुएशनल डिस्क्रिशन है। दैट इज इन द केस ऑफ हंग असेंबली फॉर एग्जांपल। ठीक है, इस केस में डिस्क्रिशन नहीं है। तो कैसे होता है? देखो बेटा, एक बात को समझना, कन्वेंशंस है ना, कन्वेंशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, व्हेन आई से कन्वेंशंस आई डू नॉट मीन ट्रेडिशनल कन्वेंशंस, आई मीन पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस। ठीक है, मतलब जो सालों पुरानी प्रथा है पार्लियामेंट में जो होती चली आ रही है, उसका कंटिन्यूएशन बहुत जरूरी माना जाता है। ठीक है, अगर आप पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस को ब्रेक कर रहे हैं तो समटाइम्स इन मेनी कंट्रीज इट इज सीन एज एन क्या कहेंगे उसको, अटैक टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन तो पूरा कन्वेंशन के दम पे ही चल रहा है। यू नो व्हाट ना, ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अनरिटन फॉर्म में आज तक लिखा नहीं गया है, वो तो वो कन्वेंशन पे ही चलता आ रहा है ना, जो प्रथाएं चलती आ रही हैं। तो अकॉर्डिंग टू कन्वेंशंस एंड वी हैव टेकन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, कहां से? ब्रिटेन से ही। तो उसके कन्वेंशन को ही बेस बनाते हुए द लीडर, अभी बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज पूछूंगा, सबको बहुत कंफ्यूजन रहता है, मुझे ऐसा लगता है जो आम आदमी है उसको तो रहता ही रहता है, और कई बच्चे जो ऐसे हैं जो कॉन्सेप्ट समझते नहीं है उनको भी एक कंफ्यूजन रहता ही है। लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी, ठीक है, इन लोकसभा, है ना। अब देखो, अब 1 मिनट सुनो, पहले मुझे ये बताओ, एक वीडियो में शायद मैंने पहले भी क्वेश्चन करा था ये, अब दोबारा कर रहा हूं, कि हम जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, हम चुनाव देते हैं, वोट देते हैं जाके, तो हम क्या प्राइम मिनिस्टर को वोट करते हैं? हम प्राइम मिनिस्टर को बनाने के लिए वोट करते हैं? नहीं। देखो, ये तो एक दुर्भाग्य की बात कह लो, है ना, या सौभाग्य की, कोई लोग कहेंगे, दोनों तरफ के इसके आर्गुमेंट्स हैं कि प्राइम मिनिस्टर का फेस पहले से रिवील कर देते हैं। कई टाइम नहीं भी होता है, कई टाइम ऑब्वियस होता है। जैसे कि अभी दिल्ली के चुनाव होने वाले हैं, वहां पे सीएम, अगर आप बात कर ले, सीएम का नाम किसी पार्टी को छोड़ दो, आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, उन्होंने ऑफिशियली अभी अनाउंस नहीं करा है ना। महाराष्ट्र इलेक्शंस हुए थे, वहां भी ऑफिशियली नाम अनाउंस नहीं करा गया था कि कौन बनेगा। ठीक है, अभी जब इंडिया गठबंधन आया था 2024 वाले लोकसभा में, उन्होंने भी अपने पीएम कैंडिडेट का नाम ऑफिशियली अनाउंस नहीं करा था।
कोई कर देता है, भाजपा कर देती कि मोदी जी बनेंगे, बिकॉज उनके नाम पे वोट आएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि इट इज नॉट द प्रैक्टिस कि वी वोट फॉर द प्राइम मिनिस्टर, वी जस्ट वोट टू इलेक्ट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम अवर कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब जो इंडिया की 543 जितनी भी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है पूरे देश की, वहां पे वोटिंग होती है, वहां से सारे सांसद चुन के किससे बैठते हैं बेटा, लोकसभा में बैठते हैं। ठीक, अब मान लो उसमें देखा जाएगा कि पार्टी को किसको सबसे ज्यादा सीट है, भाजपा को है ना। अब वो जो भाजपा के जीते हुए एमपी है वो डिसाइड करेंगे कि हमारा लीडर कौन है ना। हम डिसाइड नहीं करेंगे पीएम कौन है। अगर आज भाजपा ने बोला कि मोदी जी पीएम बनेंगे, चलो वोट करो, आपने वोट कर दिया, अब कल को उन्होंने मोदी जी को नहीं अमित शाह को बना दिया पीएम, तो आप क्या कर सकते हो, अरे डेमोक्रेसी में धोखा हुआ हमारे साथ, हम तो वोट दे रहे हैं, नहीं कुछ नहीं कर सकते हो। इट इज द कॉल ऑफ द पार्टी। ठीक, बस होना क्या चाहिए, क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी इन द लोकसभा। अब वो लीडर कौन है, ये तो लोग डिसाइड करेंगे ना हमारा लीडर कौन है, समझे आप मेरी बात को। ठीक है, ये है, वी डू नॉट डिसाइड द प्राइम मिनिस्टर, प्लीज प्लीज बी वेरी स्पेसिफिक ऑन दैट। ठीक है, तो लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी इन लोकसभा जो भी होता है उसे ही प्रेसिडेंट को क्या अपॉइंट करना पड़ता है बेटा, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ठीक, नो डिस्क्रिशन। ठीक, पहला स्टेटमेंट पढ़ो, द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली स्टेट्स दैट द प्रोसीजर फॉर द सिलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, गलत है ना, अभी समझाया गलत। In case of a sudden vacancy due to the death of the incumbent prime minister, the president may exercise discretion in appointing the next prime minister। ठीक है, चलो इस स्टेटमेंट को सही मान लेते हैं, 2 मिनट सुनते हैं क्या बताया मैंने कि प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिप्शन बहुत इक्का दुक्का जगह होता है। एक जो प्राइमरी है वो है हंग असेंबली, जब कोई ऑब्वियस पार्टी मेजोरिटी में नहीं है तो प्रेसिडेंट कैन यूज हिज और हर डिस्क्रिप्शन टू अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर एंड आस्क हिम और हर टू प्रूव देयर मेजोरिटी इन द लोकसभा इन द अपकमिंग टाइम, जो भी टाइम फ्रेम दिया गया। ठीक है, एक दूसरी सिचुएशन भी होती है, मान लो कि अचानक से डेथ हो गई और प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस खाली हो गया, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस खाली है, दिक्कत है, तो उस समय एग्जैक्ट मोमेंट पे क्या करें, 2 किस्से हैं, है ना, 2 किस्से हैं, या तो जो लार्जेस्ट पार्टी है, या तो जो लार्जेस्ट पार्टी है लोकसभा में, है ना, उसने क्या करा, उसने बोल दिया फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स अभी प्राइम मिनिस्टर है, मिस्टर एक्स की डेथ हो गई, ये थे लीडर, एक मिस्टर वाई भी है, तो लार्जेस्ट पार्टी ने बोल दिया कि चलो कोई नहीं, इनकी डेथ हो गई, वी ऑल एक्सेप्ट हिम एज अवर नेक्स्ट लीडर, तो प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट कर देंगे, है ना। अब मान लो देयर इज नो ऑब्वियस सक्सेसर, कुछ हो ही नहीं पा रहा है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, प्रेसिडेंट हैज द डिस्क्रिशन टू अपॉइंट एनीवन, मिस्टर जेड, ठीक है, उनको अपॉइंट कर देंगे प्राइम मिनिस्टर फॉर द टाइम बीइंग, एंड इतना आसान नहीं है ना, ही हैज टू प्रूव हिज मेजॉरिटी इन द अपकमिंग टाइम, जो भी टाइम इन्होंने दिया है। ठीक है, क्लियर, समझ गए। अगर तो मेजॉरिटी प्रूव कर देते हैं तो फिर ये प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू करेंगे, नहीं प्रूव कर पाते हैं तो फिर दोबारा इलेक्शन होंगे, असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, जो ये वाला केस मैंने बताया ना बेटा, अगर पार्टी ने डिसीजन ले लिया है कि मिस्टर वाई बनेंगे प्राइम मिनिस्टर अगले, तो प्रेसिडेंट बाउंड है, तो उसको अपॉइंट करना ही पड़ेगा, तो वो डिस्क्रिप्शन अपना नहीं इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, व्हेन देयर इज नॉट एनी ऑब्वियस सक्सेसर, तो ही वो अपना डिस्क्रिप्शन अपॉइंट क्या कर सकता है बेटा, यूज कर सकता है। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ो, इन केस ऑफ अ सडन वैकेंसी ड्यू टू, ये केस याद आ रहा है कुछ भारतीय इतिहास में, राजीव गांधी इंदिरा गांधी केस है ना, यही हुआ था वहां पे। ठीक है, कौन थे प्रेसिडेंट सॉरी कौन थे प्रेसिडेंट बताइएगा उस समय। इन केस ऑफ अ सडन वैकेंसी ड्यू टू डेथ ऑफ इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट मे एक्सरसाइज, ठीक है, मे एक्सरसाइज बोल दिया तो ठीक हो गया क्वेश्चन, है ना, आंसर ठीक हो गया। कौन सा करेक्ट है बेटा, 2 ओनली इज करेक्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। The Prime Minister is often described as the pivot around which the entire governmental machinery revolves. The Prime Minister allocates portfolios to ministers and preside over the meetings of the Council of Ministers. आर्टिकल 74 की बारी आ गई है। अब आर्टिकल 74 आपको क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट ने भी पढ़ा होगा। प्रेसिडेंट में क्या था, प्रेसिडेंट shall act on the aid and advice of the Council of Ministers that will be headed by प्राइम मिनिस्टर, है ना। ओके, प्राइम मिनिस्टर को प्राइमस इंटर पेरेस कहते हैं। किसने कहा था ये टर्म यूज, बताइए किसने ये टर्म यूज करी थी प्राइम मिनिस्टर के लिए। ठीक है, पता होना चाहिए, बहुत ऑब्वियस है। ठीक, तो फिर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, आर्टिकल 74 बोलता है। ठीक है,
तो प्राइम मिनिस्टर ओपन, हाँ ठीक है, एब्सोल्युटली ठीक है। रीजन द प्राइम मिनिस्टर, क्यों? अब पिवट क्या होता है, इसके आसपास चारों काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स घूमते हैं, वो पिवट है प्राइम मिनिस्टर। क्यों? क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इट हैज नंबर ऑफ फंक्शंस, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बताएगा इसको अपॉइंट करो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, इसको एज अ मिनिस्टर अपॉइंट करो, ये पार्ट होगा कैबिनेट का, ये पार्ट होगा काउंसिल का। प्रेसिडेंट कैन नॉट डेविएट फ्रॉम द एडवाइस गिवन बाय प्राइम मिनिस्टर इन द मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अ मिनिस्टर, याद रखिएगा, ठीक है। करना ही पड़ेगा प्रेसिडेंट को अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अपॉइंटमेंट में प्राइम मिनिस्टर का वो चलता है रिकमेंडेशन, हटाने में भी किसी मिनिस्टर को कौन सी मिनिस्ट्री एलोकेट करनी है, कौन सा पोर्टफोलियो देना है, राजनाथ सिंह को डिफेंस देना है कि होम देना है, कि अमित शाह को कम्युनिकेशन देना है, कि टेक्सटाइल देना है, सब कौन डिसाइड करेगा? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। डिसमिस करना है किसी मिनिस्टर को, पोर्टफोलियो छीन लेना है, वो भी प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करेगा, एवरीथिंग। तभी ये लिखा है, ठीक है। क्यों? ऑब्वियसली, ठीक है ना, इट्स द रीजन, ठीक, इट्स वन ऑफ द रीजंस, ठीक। तो क्या हो गया बेटा? करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्लियर हो गए, समझ गए आप? चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द टर्म ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अब देखो, क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने प्राइम मिनिस्टर का टर्म या टेन्योर मेंशन किया है कॉन्स्टिट्यूशन ने? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। ये लिखा है प्राइम मिनिस्टर ऑल द अदर मिनिस्टर्स सर विल सर्व ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो सर उसका मतलब तो ये हो गया कि प्रेसिडेंट कैन रिमूव प्राइम मिनिस्टर व्हेनेवर ही वांट्स, जस्ट लाइक गवर्नर, बिकॉज गवर्नर भी प्रेसिडेंट के प्लेजर पे सर्व करता है। तो प्रेसिडेंट हैज द पावर टू रिमूव गवर्नर एनी टाइम, बुला लेता है, भाई आ जाओ तुम यहां गवर्नर बन जाओ, तुम यहां बन जाओ, चेंज कर देता है उठा के स्टेट्स। तो सर ये भी कर सकता है? नहीं कर सकता है, ठीक है, नहीं कर सकता है, बिकॉज द प्रोसीजर इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। पढ़ा होगा ना, है ना, मेजॉरिटी पढ़ा होगा ना, याद करो पहला लेक्चर जिसमें पढ़ाया था सब। प्राइम मिनिस्टर जब तक ही और शी एंजॉयज मेजॉरिटी इन लोकसभा, तब तक उसको प्रेसिडेंट नहीं हटा सकता है। ओके, याद रखिएगा। अगर मैं आसान भाषा में कहूं, जब तक प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ क्या नहीं हो जाता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं हो जाता है लोकसभा में, कौन सी मेजोरिटी से होता है बताओ जरा, ठीक है। लोग क्या नाम है आपका, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ मेजोरिटीज पढ़ाई थी ना बेटा लेक्चर में, तीसरा वीडियो था जहां तक मुझे याद आ रहा है ना, तीसरा या चौथा, जरूर देखो। टाइप्स ऑफ मेजोरिटी समझ गए तो सब समझ गए, ठीक है, पॉलिटिक्स बहुत आसान हो जाएगी, ठीक। तो ये समझ गए पूरा कॉन्सेप्ट, ये पूरा कच्चा चिट्ठा। अब देखो, द प्राइम मिनिस्टर होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ, गलत मत करके आना, सही स्टेटमेंट है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लक्ष्मीकांत, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, टेक्निकली ये सही है, लेकिन इसमें कैच क्या है मैंने वो बता दिया आपको, ठीक है। इफ द प्राइम मिनिस्टर लूजेस द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा, प्रेसिडेंट कैन डिसमिस, ठीक, ये बिल्कुल ठीक है। ओके, कौन सा करेक्ट है बेटा? बोथ करेक्ट है। एम आई क्लियर इनफ, है ना? जो भी डाउट हो वो पूछिएगा। और 1 तारीख से इकोनॉमी सीरीज स्टार्ट हो रही है, बार बार बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। पहले लेक्चर में इन्फ्लेशन हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमारे साथ जरूर बने रहिए। चलो, हाँ, which of among the following was the first PM of India to be a member of राज्यसभा? अब देखो, लोकसभा और राज्यसभा, बाई कैमरल लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया, है ना, ये क्या है? हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ स्टेट्स। तो कहोगे सर प्राइम मिनिस्टर तो देश का हेड ऑफ गवर्नमेंट है, देश का इतना इंपॉर्टेंट ऑफिस है, एक तरीके से देश का नेतृत्व करने वाला है, तो वो तो हाउस ऑफ पीपल से ही आना चाहिए ना, लोग ही उसको क्या करेंगे? इलेक्ट करेंगे। आपने कहा ना हम डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, कम से कम वो लोग तो डिसाइड करें जिनको हम चुन के भेज रहे हैं, है ना, सांसद तो कम से कम डिसाइड करें, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर दोनों ही ऑफिस से आ सकता है, ऑफिस कह रहा हूं, माफ करिएगा, हाउस से, राज्यसभा से भी और लोकसभा से भी। ऐसा क्यों? बिकॉज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं करता है कि वो लोअर हाउस से आएगा कि अपर हाउस से आएगा, ठीक है। ब्रिटिश कन्वेंशन क्या है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ना, वहां पे इट इज कंपलसरी कि हाउस ऑफ कॉमन्स से आए, है ना, लोअर हाउस से आए, ठीक है, यहां पे नहीं है। एग्जाम्पल ले लो भाई, सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी रिसेंट प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी जी से पहले वाले मनमोहन सिंह जी, है ना,
पूरे टाइम वो तो राज्यसभा से रहे, ठीक है, क्लियर। और कौन आपके, हाँ, इंदिरा गांधी जी जो सबसे पहले बार बनी थी 1966 में, वो तब राज्यसभा से ही नियुक्त चयनित होकर आई थी, ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन देखो क्या है, देवगौड़ा जी भी वहीं से थे, ठीक है, राज्यसभा से। Who among the was the first PM? जवाहरलाल नेहरू, लालू शास्त्री, इंदिरा गांधी जी, ठीक है, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। अच्छा ठीक, इंटरेस्टिंग, लाल बहादुर शास्त्री जी की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी थी, बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। पढ़िएगा इनके बारे में, नेहरू जी के बारे में तो सब पढ़ते हैं, सब जानते हैं, इंदिरा गांधी के बारे में, मनमोहन सिंह तो हमने अभी देखा, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में जरूर पढ़िएगा। शानदार प्रधानमंत्री, शानदार व्यक्ति, इलस्ट्रियस पॉलिटिकल करियर, रेलवे मिनिस्टर भी रहे, है ना, जरूर पढ़िएगा उनके बारे में, ठीक है, बहुत ही शानदार हस्ती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द रेजिग्नेशन और डेथ ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, ठीक है, बता देना, पिवट अराउंड विच द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिवॉल्व्स, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड इज सेंट्रल टू इट्स फॉर्मेशन, लाइफ एंड डिसोल्यूशन, रीजन भी एकदम ठीक है, ओके। चलिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The Prime Minister recommends persons who can be appointed as minister by the President. The President may or may not appoint, नहीं, the President has to avoid, गलत हो गया ये पार्ट, may not का सवाल ही नहीं उठता है। The Prime Minister can ask a minister to resign or advise the President to dismiss, हाँ बिल्कुल ठीक है। अगर आप प्राइम मिनिस्टर से इख्तला नहीं रखते हो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो प्राइम मिनिस्टर, मतलब प्राइम मिनिस्टर कुछ भी कर सकता है, ठीक है, कुछ भी कर सकता है। The Prime Minister guides, directs, controls and coordinates the activities of all the ministers. Absolutely true. How many are incorrect, beta? Incorrect. Only one. ठीक है. The President has to appoint those ministers. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट. Consider the following statements about the powers of the Prime Minister. The Prime Minister is the principal channel of communication between the President and the Council of Ministers. Absolutely true. The Prime Minister advises the President on the appointment of the Comptroller and Auditor General of India. ठीक है, Absolutely true. ठीक, चलिए भाई करेक्ट क्या है, करेक्ट है बोथ, ठीक, आगे बढ़ते हैं। Article 78 of the Constitution deals with which of the following duties of the Prime Minister? हाँ, इंपॉर्टेंट। अब देखो तुम्हें सब याद करना है, आर्टिकल 74 तुम्हें याद होना चाहिए बच्चों, 75 याद होना चाहिए, 78 याद होना चाहिए, ये तो आपको मुंह जबानी रटे होने चाहिए, ठीक है, समझ गए आप इस बात। उसके अलावा अगर 77 और 88 भी याद कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, पर ये तीन तो आपको याद होने चाहिए मुंह जुबानी। अब देखिए क्या फंक्शन है 78 का, एडवाइजिंग द प्रेसिडेंट ऑन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, प्रिसाइडिंग ओवर मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कम्युनिकेटिंग डिसीजंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट एंड रिकमेंडिंग डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, ओके। आप देखेंगे लक्ष्मीकांत में आपको मिलेगा communicating decisions of council of minister to the president, okay, clear, am I clear enough? चलो अगला देखो, which of the following statements is or are correct regarding the British and Indian parliamentary system, ठीक है, कंपैरिजन बहुत आता है, ठीक है, प्रेसिडेंट का कंपैरिजन आता है यूएस प्रेसिडेंट के साथ, और इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम का आता है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम के साथ। 2022 के पे पूछा भी गया है, पेपर उठा के देखना, पीवाईक्यू एनालिसिस बहुत जरूरी है, ठीक है। In India, the Prime Minister can be a member of either House of Parliament, while in Britain, it must be a member of lower house, which is House of Commons. ठीक है. The Indian Prime Minister is often referred to as primus inter pares in the same sense as the British Prime Minister. Okay. पूछा है मैंने आपसे, किसने कहा था, जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में एक्टिव रहा करिए। अच्छा यहाँ पे सेलेक्ट द करेक्ट कोड यूजिंग ऑप्शन बिलो, बोथ होगा, ठीक है, हम जान गए ऐसे, ठीक है, छुप गया है नीचे वो, अगर तसल्ली ना हो तो लो बच्चों, है ना, लग गया, क्या है, बहुत सही है ना, हाँ बोथ, ओके, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। Consider the following statements. The president has to act in accordance with the advice of the Council of Ministers when declaring national emergency under Article 356. Absolutely true. Absolutely true. ठीक है ना, कैच आया, नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356, यहीं पे घूम गया। नेशनल इमरजेंसी तो 352 में होती है ना, ऐसे ही तुम्हें घुमाएगा, गलत, 352 में होती है, ठीक। अब देखो मेरी बात, नेशनल और कहां घुमा सकता था,
प्रेसिडेंट हैज टू एक्ट इन अकॉर्डिंग विद द एडवाइस ऑफ, अब मान लो यहाँ पे 352 होता बच्चों, 352 होता तो क्या स्टेटमेंट सही हो जाता? नहीं सही होता। क्यों? क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस जरूरी नहीं है ना, उससे काम नहीं चलेगा नेशनल इमरजेंसी रिगार्डिंग 352 में। क्या चाहिए? रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन कैबिनेट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। डू यू नो दैट? इफ नॉट यू विल नो बाय नाउ। ओके, तो गलत है, इसीलिए गलत है क्योंकि आर्टिकल 352 ही गलत दिया है, 56 गलत दिया है, 52 होता है नेशनल इमरजेंसी का, 356 होता है प्रेसिडेंट रूल का, और वहां पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की ही एडवाइस होती है। ठीक है, समझ गए आप? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। एब्सोल्युटली ट्रू। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? 2 ओनली इज करेक्ट। ठीक, चलिए, and consider the following statement regarding the prime minister's duty under article 78। अभी हमने पहला वाला देखा, ठीक है, दूसरा वाला भी ठीक है। is not obligated to furnish legislation information unless requested। इसको घुमा के पूछ लिया है, ठीक है, समझ गया? इसमें है कि प्रेसिडेंट अगर मांगेगा तो प्राइम मिनिस्टर को देना पड़ेगा, ठीक, तो इसको घुमा के पूछ लिया है, ठीक है। इफ द प्रेसिडेंट रिक्वायर्स द पीएम हैज टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ काउंसिल एनी मैटर, ठीक है, यही तीनों लक्ष्मीकांत में दिए भी हैं एज इट इज, ठीक है। इधर आर करेक्ट भाई, ऑल 3 आर करेक्ट। ओके, समझ गए? चलिए, हाँ, असर्शन रीजन एक और आ चुका है। यहां पे समझने वाली बातें ज्यादा हैं इस चैप्टर में, इसीलिए आपको असर्शन रीजन काफी देखने को मिल रहा है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मस्ट अपॉइंट द पीएम एंड अदर ministers based on the advice of prime minister। Absolutely true। The prime minister and the council of ministers collectively hold office at the pleasure of the president। ठीक बेटे, ये स्टेटमेंट ठीक है अपने आप में, बट ये इसका रीजन कैसे है? देयर इज नो पॉइंट, है ना। ये क्या है? कलेक्टिवली होल्ड इन द प्रेशर ऑफ प्रेसिडेंट। एब्सोल्युटली ट्रू। ठीक, अब यहां पे क्या है कि अगर होता कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिमूव पीएम एंड अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो ये ठीक होता, है ना, बट यहाँ पे अपॉइंटमेंट की बात चल रही है, अपॉइंटमेंट कैसे लेने देना है। ओके, तो भाई बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखिए, इससे पूछा है कि कौन से, ये सारे पीएम है, मोरारजी देसाई ने पीएम सर्व कराया, चरण सिंह ने पीएम सर्व कराया, देवगौड़ा जी ने पीएम सर्व कराया, नरसिम्हा राव ने पीएम सर्व कराया। ये सब पहले किसी न किसी स्टेट के क्या रहे हैं? चीफ मिनिस्टर रहे। बताओ, बहुत इजी। अगर आप कोई एक भी क्रैक कर लो ना तो आप आंसर निकाल लोगे। जैसे मैं चरण सिंह को देखूं, उत्तर प्रदेश, हो गया आंसर, हो गया B1 ए आंसर। ऐसे यूपीएससी में करना है, फिर अपने 3 ऑप्शन पढ़ने में टाइम नहीं वेस्ट करना है ना, इसी में कर देना है। ठीक, पता होगा चरण सिंह तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे थे, लखनऊ का हवाई अड्डा चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, है ना, आज भी इन्हीं के नाम पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देख लो एक बार, मोरारजी देसाई हो गए बॉम्बे स्टेट के C4, देवगौड़ा जी हो गए कर्नाटका के, और नरसिम्हा राव जी हो गए आंध्र प्रदेश के। ओके, चले आगे। चलो भाई आगे चलते हैं, फटाफट करते चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द लिमिटेड रोल ऑफ अ केयरटेकर गवर्नमेंट? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेंशन अबाउट केयरटेकर गवर्नमेंट, कुछ भी जिक्र नहीं करता है ना, बट कभी कभी जरूरी हो जाता है केयरटेकर गवर्नमेंट। 1979 में किस्सा याद है? क्या हुआ था बताइए? इट इज एक्सपेक्टेड टू इनिशिएट न्यू प्रोजेक्ट्स, इज ट्रू नहीं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी केयरटेकर गवर्नमेंट को का रोल डिस्क्राइब करते हुए क्लियरली बोल रखा है केयरटेकर गवर्नमेंट बस एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है, ऑल्दो इट इज नॉट गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन, बट कभी कभी ऐसी एक्स्ट्रावेगेंट सर्कमस्टेंसेस पैदा हो सकती हैं जिसमें वी नीड अ केयरटेकर गवर्नमेंट फॉर सम स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, बट दैट केयरटेकर गवर्नमेंट इज जस्ट टू fill the vacuum, it cannot do certain things। what? कोई नया प्रोजेक्ट नहीं अनाउंस कर सकती, नई पॉलिसी नहीं अनाउंस कर सकती, रीइंबर्समेंट ऑफ लोन एंड ग्रांट इन एड्स नहीं कर सकती है, लोन ले नहीं सकती है ना, और इंक्रीज इन सैलरी, मतलब ये सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस आप देख के नेचर समझ जाओगे, वो नहीं कर सकती है केयर टेकर गवर्नमेंट। ठीक है, घर के केयर टेकर होते हैं ना, देखा होगा आपने, बड़े बड़े बंगले वाले मालिक बाहर रह गए, चले गए छोड़ के, और अपना केयरटेकर रख रखा है वहां पे, तो वो केयरटेकर क्या कर सकता है? केवल घर की देख रेख तो कर सकता है, चाहे एक और फ्लोर बनवा दे नहीं बना सकता है, कुछ तोड़ फोड़ करवा दे नहीं करा सकता है, मेजर चेंजेस घर में नहीं कर सकता है, वहां समझ लो, है ना। नहीं, न्यू प्रोजेक्ट्स एक्सपेक्टेड नहीं है।
इट मैनेजेस ओनली रूटीन एक्टिविटीज, हाँ ठीक है, रूटीन एक्टिविटीज मैनेज करती है। इट कैन मेक, नहीं पॉलिसी डिसीजन बिल्कुल भी नहीं। इट इज रिक्वायर्ड टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, हाँ बिल्कुल ठीक है, ओके। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराओ और स्मूथ ट्रांजिशन दो नई जनमत सरकार को। 2 and 4 आर करेक्ट, है ना, 2 and 4 आर करेक्ट। समझ गए भाई? उफ, ठंडी कैसी है बच्चों? ठंडी लौट कर आएगी कि नहीं, बताइए कमेंट सेक्शन में। चलिए, which article of the Indian Constitution mentions that the Council of Ministers is collectively responsible to the House of People? अब ध्यान से देखना जरा, हाउस ऑफ पीपल की बात हो रही है, मतलब बात बोल रहा है कि रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। अब कहोगे सर इसमें इतना माइंड क्यों करा रहे हैं? बेटा यही समझने वाली बात है, यूपीएससी यहीं पे घुमाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, 2-3 बार उसने यहाँ पे घुमाया हुआ है। वो लिख देगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट, बस एक शब्द में ब्यूटीफुली घुमा देगा। आपने अगर उसको ध्यान से नहीं पढ़ा है और आपने प्रैक्टिस में सॉल्यूशन नहीं करे हैं, सॉल्व नहीं करे हैं, ऐसे क्वेश्चन घूम जाओगे, है ना, डेफिनेटली घूम जाओगे। याद रखना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि वो लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होगी, पार्लियामेंट को नहीं। पार्लियामेंट में दोनों हाउस आ गए, राज्यसभा लोकसभा, स्पेसिफिकली लोकसभा की बात करता है। कौन सा आर्टिकल बात करता है भाई? आर्टिकल 75 बात करता है, ठीक है, समझ गए, याद रखिएगा। The president can require the council of ministers to reconsider its advice under article, पहले समझ लो क्या हुआ, देखो पहले प्राइम मिनिस्टर was not bound with the advice of council of ministers headed by prime minister, लेकिन फिर एक आर्टिकल आता है, माफ करेगा, अमेंडमेंट आता है 42nd अमेंडमेंट 1976, इसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ये आता है और ये बोलता है कि भाई प्रेसिडेंट साहब अब आपकी सारी शक्तियां जो है वो हमारे हवाले कर दो। मतलब ये बोलता है नाउ प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब प्रेसिडेंट को इनकी एडवाइस के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। उनका जो फ्रीडम ऑफ डिस्क्रिप्शन था या फिर डिस्क्रिप्शन था वो छीन लिया जाता है, ठीक है। तो आर्टिकल कौन सा है भाई? आर्टिकल 74 है इसका आंसर। बहरहाल बात अभी पूरी नहीं हुई है ना। 44th अमेंडमेंट फिर आता है 1978 में, वो कहता है कि ऐसा मत करो भाई, ऐसा मत करो, प्रेसिडेंट को थोड़ा सा आराम देते हैं। लेकिन 44 ही बस से क्या देता है बेटा? बनावटी आराम देता है। 44 बोलता है कि एक काम कर सकते हैं, एडवाइस आई, प्राइम प्रेसिडेंट ने देखी, मजा नहीं आया, उन्होंने कहा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भाई क्या करो, जरा इस पर रिकंसिडर करो, इस एडवाइस को। क्या बोला? रिकंसिडर करो। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कहा हाँ हाँ कर ली रिकंसिडर, जरा आप बताओ समझे? मतलब कहने का क्या है कि अगर 44 अमेंडमेंट ने क्या प्रोविजन लाया कि प्रेसिडेंट कैन सेंड दैट एडवाइस बैक टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर रिकंसिडरेशन, ठीक है। बट द पॉइंट इज, अगर रिकंसिडरेशन के बाद दोबारा वो एडवाइस आ गई, एज इट इज ही आ जाए, द प्रेसिडेंट हैज टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद दैट। ओके, समझ गए आप? ठीक, डिस्क्रिप्शन नहीं है, आर्टिकल 74 कहता है। और क्या बोलता है कि ये जो नेचर ऑफ एडवाइस है, इट कैन नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू एनी कोर्ट, है ना, मतलब कोर्ट को इस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच जो रिश्ता है इससे दूर कर देता है आर्टिकल 74। समझ गए आप? ओके, क्लियर। चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टिकल 74। हाँ भाई, द प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द एडवाइस, है ना, अभी बताया ये तो ठीक है। द प्रेसिडेंट कैन रिक्वायर टू रिकंसीडर देयर एडवाइस, अब भी बिल्कुल ठीक है, 44 अमेंडमेंट से लाया गया था ये। एडवाइस टेंडर्ड बाय कैन बी इंक्वायर्ड, बिल्कुल भी नहीं, अभी बताया, ठीक है। कौन कौन से करेक्ट है? 1 and 2 क्लियर, क्लैरिटी होगी पूरी। आई होप सब क्लियर होते चल रहा है। कुछ भी दिक्कत आ रही कमेंट सेक्शन में करिए। अच्छा, कई बच्चों ने हमसे बोला है सर कंटेंट को बायलिंगुअल कीजिए। देखिए बेटा, देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस, है ना, देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट, है ना, कि हम इसको हिंदी में भी करें। जो यहाँ पे लेक्चर है वो बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों है। सो अगर आप समझना चाहते हो, और आई गेस इतनी बेसिक इंग्लिश तो आपको आई सकती है, मैं समझ सकता हूँ कि आप प्रैक्टिस भी उसी लैंग्वेज में ही करना चाहते हो जिसमें आप पेपर अटेम्प्ट करना चाहते हो, विच इज अंडरस्टैंडेबल। बट स्लोली डेफिनेटली वी विल ब्रिंग कंटेंट इन हिंदी ऑल्सो। फिलहाल आप क्या कर सको, यहाँ पे रेफर कर सको। ऐसा कुछ स्पेसिफिक पूछना हो तो आप मुझसे बात डायरेक्टली कर सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में रीच करो, हम आपको तुरंत रीच आउट करेंगे, ठीक है बेटा। टेलीग्राम ग्रुप जिसने नहीं ज्वाइन करा है वो कर सकता है, बाय द वे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स इन इंडिया? अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, मिनिस्टर्स कैन बी अपॉइंटेड इवन इफ दे आर। हाँ, अब आया एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको मैं आपको लाइव एग्जांपल समझाने वाला हूं। देखो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन
अकॉर्डिंग टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन एक बेहतरीन प्रोविजन निकल के आता है, या फिर कह लो वन ऑफ द मोस्ट मिसयूज्ड प्रोविजन निकल के आता है। वो ये है कि यूनियन के केस में प्रेसिडेंट और स्टेट के केस में गवर्नर, ठीक है, ये पीएम अपॉइंट करेगा और ये सीएम अपॉइंट करेगा। मैं बोलना क्या चाह रहा हूं वो सुनो। द प्रेसिडेंट कल को चाहे कि हमें प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दे तो क्या वो कर सकते हैं? अगर हम हमारी एज प्राइम मिनिस्टर की क्वालिफिकेशन के बराबर हो, हमारे जो बाकी क्या कहते हैं जो क्राइटेरिया है वो प्राइम मिनिस्टर के लिए फुलफिल्ड हो, तो क्या हम प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं? कहोगे नहीं सर, आप तो चुनाव ही नहीं लड़ रहे, आप तो चुनाव जीते ही नहीं, आप तो सांसद हो ही नहीं, आप कैसे बन जाओगे? ना आप राज्यसभा सांसद हो ना लोकसभा सांसद हो। नहीं, ब्यूटीफुलनेस ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन और द फूलिशनेस ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज टू बी डिसाइडेड बाय यू पीपल, the people of this democracy. But the thing is कि president can appoint somebody even if he or she is not a member of लोक सभा और राज्यसभा। ठीक है, समझ गए? मतलब प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ही नहीं, किसी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के किसी भी इंसान को मिनिस्टर बना सकता है, इवन इफ इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बट मिनिस्टर बनने के जिस दिन वो ऑफिस में एंटर करेगा, उस दिन से 6 महीने के अंदर अंदर ही हैज टू गेट इलेक्टेड either through the upper house or lower house and come to the parliament। समझ गए आप? मतलब 6 महीने के लिए तो कोई ऐसे ही बन सकता है। क्लियर? समझ गए? अब देखो लाइव एग्जांपल मुझे याद आ रहा है, और ये सेम केस गवर्नर इन केस ऑफ सीएम भी कर सकता है स्टेट लेवल पे। मुझे इसका एग्जांपल याद आ रहा है भाई, योगी आदित्यनाथ, ही वाज सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब 2017 में भाजपा चुनाव जीती थी यूपी में, है ना? तो उनको सीएम अगर बनना था तो उनको सांसद से नहीं होगा ना, उसके लिए आपको विधायक होना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर यही रूट अपनाया था। ठीक है, वो बना दिए गए थे, वहां से रिजाइन करा था उन्होंने 6 महीने के अंदर अंदर, फिर क्या करा था, इलेक्ट हो गए थे। ठीक है, तो ये क्या है, द मिनिस्टर कैन बी अपॉइंटेड इवन इफ दे आर नॉट मेंबर्स मस्ट। हाँ बिल्कुल ठीक है, यही समझाया आपको। ठीक, क्लियर? मतलब क्या है, सड़क से उठा के स्टार बना दूंगा वाली बात है। ओके, किसी को भी बना दो, फिर वो 6 महीने बहुत टाइम होता है बनने के लिए, कुछ नहीं करते। किसी को बनाना होता है राज्यसभा सांसद बना के ले आते हैं, पूरा सब राज्यसभा तो इन्हीं के हाथ में है। ठीक है, समझ गए आप? द प्रेसिडेंट हैज डिस्क्रिशन इन अपॉइंटिंग एनी मिनिस्टर ऑफ देयर चॉइस। नहीं, नो। तो भाई कौन से हो गए? 1 और 2 हो गए। ओके, 1 और 2 हो गए। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। Consider the following statement regarding collective responsibility. It is explicitly mentioned in Article 77 of the Constitution. The Council of Ministers is collectively responsible to the Lok Sabha। देखो ये ब्यूटीफुल अभी बताया था ना आपको मैंने, बहुत ही बेहतरीन चीज है। यहाँ पे अब आया लोकसभा, बिल्कुल ठीक है। पार्लियामेंट होता तो गलत हो जाता। ठीक है, a vote of no confidence against the Council of Ministers necessitates the resignation of the entire council। बिल्कुल ठीक है। अब जरा पहले वाले की बात कर लेते हैं। पहला वाला मैंने आपको अभी बताया बेटा, आर्टिकल 75 है ना, आर्टिकल 75 एक्सप्लिसिटली बात करता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में, जो कि क्या है, मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। आर्टिकल 77 जो है वो बात करता है, मतलब मोटा मोटा प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में बात करता है। ठीक है, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी एग्जीक्यूटिव डिसीजंस होंगे, इट विल बी टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक, समझ गए? प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बनाना मैंने, प्रेसिडेंट। ठीक है, उसके बारे में बात करता है। समझ गए? तो ये तो गलत है ना? अगर 75 होता तो बिल्कुल ठीक होता। तो आंसर हो जाएगा आपका ओनली 2। ओके, क्लियर? चलो अच्छा, हम इस संडे या फिर कमिंग संडे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सोच रहे थे कि एक लाइव क्लास ऑर्गेनाइज करी जाए। जितने लेक्चर्स लाइव है ऑलरेडी, है ना हमारे चैनल पे, उससे डाउट क्लास से क्या करी जाए, ऑर्गेनाइज करी जाए। मैं एक पोस्ट करूंगा, उस पर आप लोग कमेंट करके बताएं कितने लोग इंटरेस्टेड है लाइव क्लास के लिए, डाउट्स क्लास के लिए। वो लाइव क्लास को हम ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, अगर आप में सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स क्या है इंटरेस्टेड है, तो उसको कंडक्ट करने का फायदा भी है, अदरवाइज ऐसा कोई फायदा उसका है नहीं। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड है, कितने लोग ट्यून इन करना चाहते हैं मुझे बताइएगा, है ना? उस हिसाब से उसको फिर ऑर्गेनाइज करा जाएगा। चलो ठीक है, तो इसको देखते हैं। 91st अमेंडमेंट 2003 के बारे में बात कर रहा है। It limits the total number of ministers to 15% of the total strength of Lok Sabha, which is absolutely true। ठीक है, बोलता है कि 15% से ज्यादा
नहीं हो सकते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ लोकसभा के लिए नहीं है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए भी बोलता है। ओके, क्लियर, ठीक। इट डिस्क्वालिफाइज द पर्सन फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड एज द मिनिस्टर इफ दे आर डिस्क्वालिफाइड अंडर द, हाँ एब्सोल्युटली ट्रू, ठीक है, ये भी ठीक। डिफेक्शन लॉ 10 शेड्यूल याद है ना, समझाया था, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, कौन सा करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है। ओके चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग एंड देयर मीनिंग इज करेक्टली मैच, मैच करना है आपको। ये रहा आपके सामने, मैं हट जाता हूं सामने से, इधर हट जाता हूं, ये रहा आपके सामने फॉर्मूला, देखते हैं। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो मुझे लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कुछ बात करनी है। पहले आपको पता होगा कि ब्रिटेन में लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है और इंडिया में नहीं है, ठीक है। क्या होता है ब्रिटेन में, एवरी मिनिस्टर काउंटर साइंस द डॉक्यूमेंट, द फाइनल डॉक्यूमेंट, जो एग्जीक्यूटिव एक्शन, कुछ भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास होता है तो एवरी मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो पार्ट है, इट काउंटर साइंस, मतलब उनकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसके प्रति, ठीक है, जो भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास हो रहा है। इंडिया में कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, इंडिया में लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्सेप्ट नहीं है। इंडिया में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। पूछ लेगा अगर यूपीएससी आपसे पेपर में, तो याद रखिएगा लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट इंडिया में नहीं है, ब्रिटेन में है। ओके, तो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ढूंढ लेते हैं। मिनिस्टर्स टेन्योर डिपेंड ऑन प्रेसिडेंट, ये तो इंडिविजुअल वो हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी। जॉइंट अकाउंटेबिलिटी तो लोकसभा हो गई। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट प्रेसिडेंट, यही है। सी का 3 कहां है भाई, ढूंढो, दो जगह है, तो ये गया और ये गया, ठीक। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉइंट अकाउंटेबिलिटी टू लोकसभा, A2, ये हो गया आंसर। क्लियर, समझ गए? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। Which constitutional amendment made the advice of Council of Ministers binding on the President? 42nd, 44, 95, both A and B बोल सकते हैं ना, both A and B, ठीक है। क्या फर्क है समझा दिया था मैंने आपको। What is the maximum number of ministers including the Prime Minister allowed in the Minister of Council? अभी बताया 91st Amendment से 15% of the total strength of Lok Sabha. C is the right answer. Okay, clear? चलिए आगे। Who administers the oath of secrecy in office? प्रेसिडेंट कराता है भाई, प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट ओथ दिलवाता है और बाकी भी यूनियन मिनिस्टर्स को, ठीक है। अंडर आर्टिकल 77 द प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू डू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? डिसॉल्व द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एलोकेट बिजनेस अमंग मिनिस्टर्स, डिसमिस द प्राइम मिनिस्टर ओवर, ठीक है, ये एलोकेट। देखो ये सब बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस के लिए कराई जा रही है यहाँ पे, क्योंकि आप पढ़ चुके होंगे ऑलरेडी, मान के चल रहा हूं मैं। रिवाइज पॉलिटी थ्रू एमसीक्यूज है, आपने देखा होगा पिछले लेक्चर्स में या इसमें भी, जहां एक्सप्लेनेशन की जरूरत थी वहां आपको कायदे से एक्सप्लेन करा गया। ये सब फैक्चुअल चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए, आपको देखते ही आंसर क्लिक करना चाहिए, यहां अपना टाइम बचाना है आपको पेपर में, ठीक है, समझ गए आप? अगर नहीं पता है तो जरूर पता करिए, इट्स हाई टाइम। अब कब करेंगे, पेपर सर पे है एकदम। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिकल 88 इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन मिनिस्टर्स? आर्टिकल 88 ये बोलता है कि कोई भी मिनिस्टर, चाहे वो लोकसभा से हो चाहे वो राज्यसभा से हो, इज फ्री टू अटेंड मीटिंग्स और या फिर सेशंस इन बोथ द हाउसेस। वो किसी पार्लियामेंट्री कमेटी का पार्ट हो बाय डिफॉल्ट और ना हो, वो भी अटेंड कर सकता है ना, सारी मीटिंग्स अटेंड कर सकता है उस, क्या नाम है, उस कमेटी की, ठीक। बट ही और शी इज एंटाइटल्ड टू वोट। क्या वो वोट कर सकता है हर जगह? नहीं, वो वोट वही कर सकता है जिसका वो हिस्सा है। अगर वो लोकसभा का हिस्सा है तो वो लोकसभा में ही वोट करेगा, राज्यसभा में ही और शी कैन पार्टिसिपेट, बट वहां पे वोट नहीं कर सकता है। याद है 2019 में अगस्त में जब आर्टिकल 379 को क्या करा गया था, स्क्रैप करा गया था, तो फिर अमित शाह जी, हमारे होम मिनिस्टर ने ये इंट्रोड्यूस करा था कहां, राज्यसभा में। वो तो मेंबर ऑफ लोकसभा थे, उन्होंने राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करा। तो यहां से आप याद कर सकते हो कि कोई भी मिनिस्टर क्या है, किसी भी हाउस की मीटिंग या सेशन अटेंड कर सकता है, ठीक है, पर वोट नहीं कर सकता। ओके, तो राइट टू स्पीक इन पार्लियामेंट एंड इट्स कमिटीज, ठीक है, यही होगा बी आंसर। व्हाट इज द प्राइमरी डिस्टिंक्शन बिटवीन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर इन ब्रिटेन? अभी समझाया, मिनिस्टर्स इन ब्रिटेन आर लीगली अकाउंटेबल फॉर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, ठीक है, यही है ना। बाकी पढ़ ले, मिनिस्टर इन इंडिया काउंटर साइन नहीं करते। मिनिस्टर्स आर नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल इंक्वायरी फॉर देयर एडवाइस, दे आर सब्जेक्ट, यही तो है ना। मिनिस्टर्स इन इंडिया आर लीगली अकाउंटेबल इन कोर्ट्स फॉर द पब्लिक एक्ट, नहीं भाई, इंडिया में लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। The Prime Minister is the supreme governing authority of the country and stands the top of all categories of ministers, ठीक।
द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इज ऑलवेज, देखो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, इट्स जस्ट अ सिंबॉलिक पोस्ट, है ना। अभी देखा होगा ना उधर महाराष्ट्र में फडणवीस जी को बनाया गया चीफ मिनिस्टर, तो एक नाथ शिंदे जी को क्या बना दिया गया, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, ठीक है। केशव प्रसाद मौर्य वाला केस आपने 2017 में, इट्स अ सिंबॉलिक पोस्ट, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ कर्टिसी बना देते हैं, बट इट डजंट हैव एनी सिग्निफिकेंस, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन इसका कोई फंक्शन डिफाइन नहीं करता है, ना ही ना ही प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट करा इसका कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है ना। करेक्ट क्या है बेटा, वन ओनली है, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देखो अब जरा कैबिनेट कमिटीज में आ गए, पहले तो कैबिनेट के बारे में बताओ जरा, क्या फर्क है कैबिनेट में, समझ लो कैबिनेट में और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक सेट है, तो कैबिनेट उसका सबसेट है। मैथ्स के बच्चे खुश हो गए होंगे इस समय। कैबिनेट क्या है भाई, कैबिनेट एक स्मॉलर बॉडी है, ठीक है, जो कि हिस्सा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक बड़ी बॉडी है, यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर्स भी आ जाते हैं, है ना। यहाँ पे इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर, माफी इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर्स भी आ जाते हैं, डेप्यूटी मिनिस्टर्स भी आ जाते हैं ना, तीनों टाइप के आ जाते हैं, ठीक। मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी आ जाते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर सोनली मिनिस्टर्स रहते हैं। देखो यही असली काम करते हैं, 15 से 20 होते हैं जो टॉप पोर्टफोलियोज होल्ड करते हैं, ठीक है, वो ही करते हैं। इट इज द एक्चुअल पॉलिसी मेकर, ठीक है, कैबिनेट, ठीक। क्या कैबिनेट कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, ओरिजिनली नहीं था, ठीक है। इट इज अ प्रैक्टिस, कन्वेंशनल प्रैक्टिस विच हैज इवॉल्वड ओवर टाइम, लेकिन जब 44th अमेंडमेंट ने, माफ करिएगा, मेंशन करा अंडर आर्टिकल 352 दैट इमरजेंसी विल बी प्रोक्लेम्ड बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ कैबिनेट, वहां मेंशन कर दिया, ठीक। कैबिनेट बता दिया क्या होता है, मेंशन कर दिया, लेकिन पावर्स और फंक्शंस अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है कैबिनेट की, ठीक है, समझ गए आप, ओके। चलो सिस्टम बना क्यों, ये सिस्टम इसलिए बना, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। काउंसिल मिनिस्टर बहुत बड़ी होती है बेटा, बहुत 15% निकाल लो आप 543 का, ठीक है, बहुत बड़ी बॉडी होती है तेरा, तमाम अलग अलग स्टेट से मिनिस्टर आते हैं। इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू सबको इकट्ठा करना एक टाइम पे कोई डिसीजन मेकिंग में, तो एक 15-20 मेंबर की क्लोज नेट कैबिनेट बनाई जाती है जो कि इंपॉर्टेंट डिसीजन लेती है, फिर वो इसको फॉर्मुलेट करती है, अपना डिसीजन कन्वे करती है, फिर पार्लियामेंट में जाते हैं, ओके। फिर तो फैसला होता है, वोटिंग होती है, फिर पास हुआ तो हुआ, वरना कोई बात नहीं, ठीक। चीफ फॉर्मुलेटिंग बॉडी, एब्सोल्युटली ट्रू। दूसरा, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज कैन अटेंड मीटिंग्स बाय डिफॉल्ट। कैन अटेंड तक तो बात ठीक थी, बाय डिफॉल्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर प्राइम मिनिस्टर चाहता है, अपॉइंट करता है, अलाउ करता है, तो अटेंड कर सकते हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट की वजह से गलत हो गया, पहला सही है, वन ओनली। क्लियर, सब कुछ क्लियर हो रहा है, कुछ तो ऐसा नहीं है जो ऊपर से जा रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डेप्यूटी मिनिस्टर्स। देखो भाई डेप्यूटी मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ही पार्ट होते हैं, एक रैंक होती है, ठीक है। आर नॉट मेंबर्स ऑफ कैबिनेट, एब्सोल्युटली ट्रू, नहीं होते हैं। देर ऑलवेज गिवन इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट, नहीं, इंडिपेंडेंट चार्ज होता ही नहीं है इनके पास। दे आर अटैच्ड टू कैबिनेट मिनिस्ट्रीज, है ना, ओके, समझ गए आप, यही है, कुछ समझने वाला इसमें खास है नहीं, क्या, वन ओनली करेक्ट, ओके, समझ गए आप। चलो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैबिनेट कमिटीज। अब जरा 3-4 क्वेश्चन कैबिनेट कमिटी के देख लो। कैबिनेट कमिटीज क्या है, एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में, नहीं मेंशन नहीं है, तो कहां से इनका उदय होता है, दे आर मेंशन्ड इन रूल्स ऑफ बिजनेस इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, रूल्स ऑफ बिजनेस, ओके। दे आर टू टाइप्स, परमानेंट एंड टेम्परेरी, ठीक है एकदम। नॉन कैबिनेट मिनिस्टर्स कैन नॉट अटेंड द मीटिंग ऑफ द, दे कैन अटेंड, प्राइम मिनिस्टर चाहे तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, दे कैन अटेंड, ठीक है, समझ गए आप। ईच मिनिस्ट्री हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, नहीं, इट इज नॉट कंपल्सरी। एग्जांपल, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री, है ना, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री, इट इज हेडेड बाय होम मिनिस्टर, है ना, ठीक है, ये एग्जांपल हो गया। तो नॉट ऑलवेज, ईच नहीं भाई, कैन नॉट अटेंड, अच्छा इनकरेक्ट पूछ रहा है, कौन कौन सा इनकरेक्ट है, पहला इनकरेक्ट है, नॉन कैबिनेट कैन नॉट अटेंड द मीटिंग, तीसरा इनकरेक्ट है, चौथा इनकरेक्ट है, ओनली 3 आर इनकरेक्ट, ओके ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है,
द कैबिनेट कमिटीज ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफन डिस्क्राइब्ड एज सुपर कैबिनेट, ठीक है, इसको सुपर कैबिनेट बोलते हैं। कैबिनेट कमिटीज होती क्या है सर? बेटा कैबिनेट की कुछ कमिटीज बना दी जाती हैं जो अलग अलग इंपॉर्टेंट नीश फैसलों पे क्या करती हैं, अपना डिसीजन सुनाती हैं मुद्दों पे, जैसे कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी, जो पार्लियामेंट में अफेयर्स हो रहे हैं, चीजें हो रही, रूल्स ऑफ बिजनेस कंडक्ट हो रहे हैं, उस पर अपना डिसीजन सुनाती है, उसके रूल्स बता देती है। इकोनॉमिक अफेयर्स, गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू पॉलिसी होने वाली है, जो भी रेवेन्यू रिलेटेड उसके डिसीजन होने वाले, स्टेप्स होने वाले, उस पर रिसर्च करके अपना फैसला सुनाती है, ठीक है। ऐसे ही तमाम तरह की कमिटीज होती हैं, ठीक है। ओवर द टाइम चेंज होती रहती, पहले 13 थी शायद, अब करेंटली मोदी गवर्नमेंट जो 3.0 है उसमें 8 है, एज फार एज आई एम रिमेंबरिंग, ठीक है। ओके, इसमें याद रखना पॉलिटिकल अफेयर्स मिनिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट, मिनिस्टर कह रहा हूं, माफ करें, कमिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको सुपर कैबिनेट कहा जाता है। क्योंकि पॉलिसी मैटर्स जो भी हैं गवर्नमेंट के, वो कौन लेती है? यही कमिटी लेती है। आप समझ गए? ठीक, तो दोनों ही सही है, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ओके, आप देखो इनका रूल, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक, कहां गया? हाँ, डील्स एंड डायरेक्ट्स गवर्नमेंट एक्टिविटीज इन द इकोनॉमिक अफेयर्स, इजी, आप समझ जाओगे। सिक्योरिटी, डील विद डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर। अपॉइंटमेंट कमिटी, जो बड़ी बड़ी पीएसयूज होती है उनमें अपॉइंट कौन होगा? डायरेक्टर के रैंक पे, है ना, डेप्यूटी डायरेक्टर के रैंक पे, ठीक, ये सब कौन करता है? ये अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट करती है, ठीक है, डिसाइड। तो भाई सी का 3 2 में है, बी का 1, B1 ये रहा। ओके, ए आंसर हो गया। क्लियर, समझ गए आप? अच्छा, यहां तो थैंक यू हो गया, पर अभी प्रेसिडेंट देखना है हमें, ठीक है, सॉरी वाइस प्रेसिडेंट। 5 मिनट वाइस प्रेसिडेंट देख लेते हैं, कुछ है नहीं उसमें, फटाफट करते हैं, आ जाओ। ओके, स्वभाग है अपनी पुरानी पीडीएफ पे, वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द वाइस, सर रुक जाओ, इलेक्टोरल कॉलेज बात करी थी प्रेसिडेंट में, है ना, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है प्रेसिडेंट, सेम वाइस प्रेसिडेंट भी इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। इसका इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है? इनके इलेक्टोरल कॉलेज में सीधे से मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। ओके, यहां पे नॉमिनेटेड मेंबर्स भी इंक्लूडेड होते हैं जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नहीं होते। यहां पे लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो है स्टेट की और दिल्ली और पुडुचेरी की, उनके इलेक्टेड मेंबर्स नहीं इंक्लूडेड होते हैं जो कि प्रेसिडेंट में इंक्लूडेड होते हैं। समझ गए? ओके, द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इंक्लूड्स द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट, नहीं, बाय बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड, हाँ। ओके ओके बेटा, कौन सा करेक्ट? 1 ओनली। याद है, वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट से कंपेयर कर करके पढ़ो, इजी हो जाएगा सब, ठीक है, दोनों साथ साथ रिवाइज होते रहेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड द टर्म ऑफ 5 इयर्स। एब्सोल्युटली ट्रू, है ना, कर सकता है ना, प्रेसिडेंट से कंपेयर करके करो, पढ़ो कहा, प्रेसिडेंट ने पढ़ा था ना, टू एंश्योर कॉन्टिन्यूटी, है ना, ऑफिस खाली नहीं होना चाहिए until successor assumes office, vice president and even president can continue, ठीक है। the president office is not tied to a fixed term, true, thus नहीं, is tied to a fixed term, है ना, यहीं पे गलत हो गया, है ना, यहीं पे गलत हो गया, खैर आगे पढ़ लेते हैं। and the tenure can extend beyond 5 years, it can extend beyond 5 years but not in the event of a vacancy। बेटा किस इवेंट में? अगर किसी रीजन से इलेक्शन नहीं हो पाए हैं तो वो एक्सटेंड कर सकता है, जो हमने यहां पे देखा, ठीक है। दूसरा गलत हो गया, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड बाय, अच्छा अब सर आपने अपॉइंटमेंट बताया, रिमूवल बताइए। देखिए, जो हम इंपीचमेंट का प्रोसेस देखते हैं किसके लिए भाई? प्रेसिडेंट के लिए। फॉर्मल इंपीचमेंट का पूरा प्रोसेस वो नहीं चाहिए होता है वीपी के लिए। ओके, वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल कैसे होता है? इट इज द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ राज्यसभा टू इनिशिएट, राज्यसभा की एक्सक्लूसिव पावर है वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल इनिशिएट करने की। ओके, आवाज आ रही ना? हाँ, ठीक है। क्या होगा भाई? राज्यसभा एक 14 डेज के नोटिस के बाद क्या करेगी? स्पेशल मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास करेगी। याद है कौन सी वाली स्पेशल मेजॉरिटी? बार बार कहता हूं, टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी देख लो।
इफेक्टिव मेजोरिटी, मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द हाउस, ओके, इफेक्टिव मेजोरिटी से पास करेगी। कॉन्स्टिट्यूशन की शब्दावली पे ध्यान देना, अब तुम्हें इंपॉर्टेंस मालूम चलेगी जो मैंने टाइप्स ऑफ मेजोरिटीज पढ़ाई थी तुमको। The president, vice president shall be removed by a resolution passed by Raj Sabha by special majority of all the then members of the house and agreed to by the Lok Sabha. Agreed to by the Lok Sabha. मेजोरिटी बताई ही नहीं, बस बोला लोकसभा एग्री कर ले। अब उस वीडियो को याद करो, मैंने क्या बताया था कि जहां पर भी कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है किसी टाइप ऑफ मेजोरिटी को लेके, तो वहां सिर्फ और सिर्फ सिंपल मेजोरिटी ही यूज करी जाती है। तो मतलब वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए राज्यसभा तो इफेक्टिव मेजोरिटी से पास करेगी, पर जब वो रेजोल्यूशन लोकसभा पहुंचेगा तो वो सिंपल मेजोरिटी से पास होगा। है ना बहुत ही कैची चीज, याद रखिएगा। क्वेश्चन पे आ जाओ। Of all the members of Rajya Sabha and agreed to by the Lok Sabha. Absolutely true. The vice president can be removed without impeachment, but only a simple majority is required for removal. नहीं, only a simple majority is not required for removal. Simple majority लोकसभा में चाहिए होती है, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए राज्यसभा में स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। A is true, R is false. Okay, समझ गए आप? Okay. Who is responsible for administering the oath? भाई प्रेसिडेंट इज रिस्पॉन्सिबल। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज अ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? रेजिग्नेशन करता है, रिमूवल करता है, डेथ करता है, एक्सपायरी ऑफ टेन्योर ऑफ 5 years। अगर यहां पे इलेक्शंस नहीं कंडक्ट हो पाए हैं अगले वाइस प्रेसिडेंट के लिए किसी कारणवश, तो फिर वो 5 years के बियॉन्ड भी अपना ऑफिस कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन और बेहतर कैसे होता अगर मैं यहां लिखता हूं विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन डज नॉट नेसेसरली, है ना, या फिर एसेंशियली कॉज, तब और बेहतर क्वेश्चन हो जाता है। ओके, समझ गए आप? ए आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक्शन अच्छा रिपीट हो क्वेश्चन, कोई बात नहीं, 38 देख लो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पावर्स and functions of vice president. President acts as the ex officio chairman. अब ये ex officio का मतलब क्या होता है? देखो बेटा, कोई भी पोस्ट अगर ex officio है तो उसका मतलब है ex officio chairman of राज्यसभा। मतलब क्या हो गया इसका कि वाइस प्रेसिडेंट ex officio chairman है राज्यसभा का, तो मतलब कहने का है कि वाइस प्रेसिडेंट की सीट पे जो भी बैठेगा वो ऑटोमेटिकली चेयरमैन होगा राज्यसभा का। समझ गया? इजी, यही है, कोई भारी टर्म है, बस मतलब इसका यही है। ओके, द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर द एंटायर टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, है ना, यूएस का प्रिंसिपल है ये। इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस यूएस प्रेसिडेंट का वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस से ही इंस्पायर्ड है, अगर पूछ लिया बाई चांस तो। बट यूएस वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है, अगर वो प्रेसिडेंट का ऑफिस अज्यूम करता है तो पूरे अनएक्सपायर्ड टर्म रहता है। इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में वो तब तक रहता है जब तक वाइस प्रेसिडेंट दोबारा इलेक्ट नहीं हो जाता है। ओके, कौन सा करेक्ट है भाई? 1 only इज करेक्ट। आगे बढ़ो, अगला देखो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। द वाइस प्रेसिडेंट रिसीव्स अ सैलरी एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा व्हेन इवन व्हेन एक्टिंग एज प्रेसिडेंट। नहीं, जब वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट नहीं कर रहा होता है तब उसको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कैपेसिटी में सैलरी मिलती है। But when he is acting as president, he get all the benefits and emoluments and powers, everything, even salary that is attributed to president of India. तो ये गलत हो गया। Okay, when the vice president discharges the functions of president, the deputy chairman of Rajya Sabha assumes the duties of the Rajya Sabha vice president. ठीक, क्लियर, सही है, ठीक है। और करेक्ट बोथ नहीं, 2 only। ओके, चलो भाई आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है भाई कि कंसीडर करिए फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वाइस प्रेसिडेंट। द वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट ओनली फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months। अच्छा, बढ़िया सवाल है। अब जाओ जरा पीछे, मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट के ऑफिस में अगर वैकेंसी हो रही है ना, वैकेंसी हो रही है ड्यू टू डेथ, रेजिग्नेशन, तो क्या होगा, या फिर इंपीचमेंट, तो क्या होगा, 6 months के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए। बताया था ना, 6 months के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए। यहीं से क्वेश्चन बना है।
ओके देखो ऐसे ही क्वेश्चन बनता है, ये आपका प्रोविजन है, ये उसका एप्लीकेशन है। ऐसे एक और एप्लीकेशन बताया था ऑर्डिनेंस के लिए, क्वेश्चन दे देगा द मैक्सिमम लाइफ ऑफ ऑर्डिनेंस बाय अ प्रेसिडेंट कैन बी 6 months 6 weeks प्लस 6 weeks। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहीं मेंशन, ये चीज कहीं मेंशन नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, ये क्या है एप्लीकेशन है जो आपको बताया था मैंने। ठीक है स्टेटमेंट, ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, कैन एक्ट ओनली फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months। हाँ भाई, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि प्रेसिडेंट का ऑफिस 6 महीने से ज्यादा खाली नहीं रह सकता। अगर वैकेंसी हुई है ड्यू टू डेथ, रेजिग्नेशन और रिमूवल, तो आपको 6 महीने के अंदर कराना है। तो एप्लीकेशन वाइज ये सही हो गया। वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्जेस द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इवन इफ द प्रेसिडेंट इज टेम्परेरी एब्सेंट ड्यू टू इलनेस। ठीक है, एब्सोल्युटली ट्रू। तो क्या हो गया, इज करेक्ट बोथ। ठीक है भाई, तो वाइस प्रेसिडेंट छूट गया था पिछली बार, वो भी कवर कर लिया। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से जितनी चीजें बन सकती थी बता दी, कैबिनेट कमिटीज भी बता दिया। ओके ओके, तो अब आपको बताना है डाउट क्लास का क्या करना है, ये पूरा आपके ऊपर है। जनता जनार्दन असली पावरफुल बच्चे हैं। ओके ठीक, तो हम आपसे मिलेंगे कब बेटा, अभी आपसे हम मिलेंगे एक और लेक्चर के साथ, लेक्चर 8। उसके बाद जो लेक्चर अपलोड होगा 1 तारीख को, वो अपलोड होगा किसका, इकोनॉमिक्स का। क्लियर आपको, इन्फ्लेशन पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में, और सारे क्वेश्चंस जो बन सकते हैं इन्फ्लेशन से वो सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्फ्लेशन। क्वेश्चन इन्फ्लेशन से आना है कि नहीं आना है ये सवाल नहीं है, कितना आना है ये सवाल है। आएगा तो ही हर साल यूपीएससी में, ये बात पे मोहर लगी हुई है। ठीक है बच्चों, चलो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो कोई भी बात हो, और फटाफट मिल जाओ हमसे क्या, अगली वीडियो में। ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट देखना। ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग।